नाकूस से गरज है न मतलब अज़ां से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदोस्तां से है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। 6 साल पहले जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनकर देश की कमान संभाली थी, तब से उम्मीदों का ओवरडोज देश को मिलना शुरू हो गया था। काला धन वापस आएगा तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाएगा, महंगाई डरकर भाग जाएगी। पाकिस्तान जैसे देश तो भारत से थर थर कांपेंगे, क्योंकि साहब का सीना 56 इंच चौड़ा है और एक के बदले 10 सीट लाने का वादा है। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार मिलेगा, देश में दूध दही की नदियां बहेंगी और फसलें लहलहाएंगी। बहुत हुआ मेड इन चाइना, अब मेक इन इंडिया का शेर दहाड़ेगा। इस तरह की ढेर सारी अच्छी अच्छी बातें होती थी, जिनसे सब चंगासी का एहसास देश में कूट कूट कर भर जाता था। लेकिन अब तो चारों ओर नजर दौड़ाएं तो ऐसा लगता है कि अपना देश हर तरफ से चुनौतियों का सामना कर रहा है। पड़ोसी देशों के साथ हिंसक झड़पें हो रही हैं। अब तक लाइलाज एक बीमारी यानी कोरोना देश के लाखों लोगों को प्रभावित कर चुकी है। अर्थव्यवस्था अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। महंगाई बेकाबू हो चुकी है, रोजगार छिनता जा रहा है और भ्रष्टाचार पर न पहले कोई लगाम थी न अब है। इन सब के बावजूद हवा से भरा गिलास देश को दिखाकर मोदी जी कह रहे हैं कि सब चंगासी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? खैर, इस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि 19 जून को हुई सर्वदलीय बैठक यानी कि ऑल पार्टी मीट्स में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है। क्या है, न ही कोई गुस्सा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। तो देखा आपने कि किस तरह मोदी जी देश को फिर से सब चंगासी वाला एहसास दिला रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि जो 20 बहादुर शहीद हुए हैं वे अब वापस नहीं आएंगे। और चीन जिस तरह की जिद और घमंड दिखा रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो आगे शांत बैठेगा। इस बारे में राहुल गांधी ने भी कुछ सवाल उठाए हैं। चीन और भारत के बिगड़ते संबंधों और सीमा पर 1975 के बाद भारतीय सैनिकों की शहादत पर राहुल गांधी ने 18 जून को एक वीडियो पोस्ट करके सरकार से सवाल पूछा कि चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? इसके बाद एक और ट्वीट में उन्होंने पूछा था कि हमारे सैनिकों को बिना हथियारों के शहीद होने के लिए क्यों भेजा गया। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा कि बॉर्डर पर सभी सैनिकों के पास हमेशा हथियार होते हैं, खासकर जब वो पोस्ट छोड़ रहे होते हैं। 15 जून को गलवान में भी ऐसा ही था। 1996 और 2005 के समझौतों के तहत झड़पों के दौरान फायरिंग हथियार इस्तेमाल न करने की प्रैक्टिस रही है। विदेश मंत्री के इस जवाब पर सवाल उठता है कि क्या जिन समझौतों की बात वे कर रहे हैं वे एक तरफा थे? अगर चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों की जान लेने पर आमादा हो जाएंगे, क्या तब भी उन्हें फायरिंग हथियार इस्तेमाल न करने की प्रैक्टिस पर चलते रहना चाहिए? पीएम मोदी ने तो सर्वदलीय बैठक में कहा कि हमने सेनाओं को यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है, फिर किसी गलती का खामियाजा सैनिकों ने भुगता है। 19 जून को राहुल गांधी ने फिर सवाल पूछा कि अगर चीन के सैनिक भारत की सीमा में नहीं घुसे तो भारतीय जवान कहां शहीद हुए? अगर चीन की जमीन थी तो जवान क्यों शहीद हुए?
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सर्वदलीय बैठक में ये सवाल उठाया था कि क्या इस पूरे मामले में इंटेलिजेंस की तरफ से चूक हुई थी। वैसे बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कहीं कोई इंटेलिजेंस नाकाम नहीं हुआ है। तो अगर इंटेलिजेंस चूक नहीं थी तो फिर किस तरह चीन भारत के इलाके में आकर हमारे सैनिकों पर हमलावर हुआ, जबकि चीन के साथ लगातार सैन्य अधिकारी स्तर पर वार्ता चल रही थी। सवाल यह भी है कि आखिर विदेश मंत्रालय ने यह क्यों कहा कि चीन एलएसी में हमारे साइड में आकर के गलवान क्षेत्र में कुछ निर्माण की कोशिश कर रहा था। हमारे 20 सैनिक मारे क्यों गए, वे शहीद क्यों हुए और क्यों 10 सैनिकों को चीन ने पहले बंधक बनाया फिर रिहा भी कर दिया। भारत सरकार ने पहले देश को यह क्यों नहीं बताया था कि हमारे जवान बंधक भी बने थे। विदेश नीति और रक्षा नीति के कई जानकार इस तरह के सवालों को उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि वे ट्रोलर्स का शिकार होते हैं या उन्हें देश हित में चुप रहने की नसीहत मिलती है। वैसे इस वक्त चीन से संबंध बिगड़ने के चलते सोशल मीडिया के सहारे चीन को बैकआउट करने की नसीहत खूब दी जा रही है। भारत और चीन भौगोलिक तौर पर करीबी होते हुए भी दिल से कभी करीब नहीं हुए। हालांकि दोनों देशों के नेताओं ने कोशिशें भरपूर की, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद विश्वास बहाली नहीं हो पाई और अब गलवान घाटी प्रकरण के बाद दोनों देशों के रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि भारत में चीन के सामान का बहिष्कार करने की कोशिश ने जोर पकड़ लिया है। ऐसी मुहिम चलाने वालों का सोचना है कि चीन आर्थिक तौर पर कमजोर होगा तो अपने आप झुकेगा, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है क्योंकि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हालांकि चीन हमसे सामान खरीदता कम और बेचता ज्यादा है, लेकिन भारत अपने कई सामानों के कच्चे माल के लिए चीन पर ही निर्भर है। ऐसे में चीन से सामान खरीदना बंद करके हम खुद कितने नुकसान में पड़ेंगे और चीन को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, इस बारे में विचार कर लेना चाहिए। वैसे सर्वदलीय बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि भारत को टेलीकॉम, रेलवे और एविएशन क्षेत्रों में चीन की फर्म्स को अनुमति नहीं देनी चाहिए। इधर रेलवे ने एक चीनी कंपनी के साथ हुआ 471 करोड़ रुपए का करार खत्म कर दिया है। साल 2016 के भारतीय रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बीजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेशन से एक करार किया था। इसके तहत कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के सेक्शन के बीच 417 किलोमीटर में सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का काम होना था। वैसे भारतीय रेलवे का कहना है कि उसने चीनी कंपनी के खराब प्रदर्शन और कम काम करने के कारण इस करार को खत्म किया है, लेकिन ये तथ्य है कि भारतीय रेलवे के कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनियों को दिए जाते रहे हैं। इन्वेस्ट इंडिया की सरकारी वेबसाइट के मुताबिक रेल ट्रांजिट इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली चीनी कंपनी CRRC को भारत में मेट्रो कोच और पुर्जे सप्लाई करने के 7 से ज्यादा ऑर्डर मिले हुए हैं। इसी कंपनी के साथ मई 2019 में रेलवे ट्रैक के काम में इस्तेमाल होने वाली मशीन के 129 उपकरण खरीदने को लेकर 4,87,300 अमेरिकी डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। वहीं अप्रैल 2019 में रेलवे ट्रैक के लिए इस्तेमाल होने वाली पॉइंट्स क्रॉसिंग एंड टैंपिंग मशीन की खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट चीन की जेमैक इंजीनियरिंग मशीनरी कंपनी को दिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट $1 करोड़ से ज्यादा का था। इसके अलावा रेलवे ट्रैक की मरम्मत और ट्रैक की गिट्टी को सेट करने का काम करने वाली ब्लास्ट रेगुलेटिंग मशीन का कॉन्ट्रैक्ट हैवी ड्यूटी मशीनरी कंपनी हुबेई को दिया हुआ है, जो करीब $6 लाख की कीमत का है। इसके साथ ही यात्री ट्रेनों के टायर भी चीन की कंपनियों से ही खरीदे जाते हैं। भारत को जोड़ने वाले 2 महत्वपूर्ण क्षेत्र यानी कि रेलवे और टेलीकॉम सेक्टर पर चीनी कंपनियों का प्रभाव साफ महसूस किया जा सकता है। आपने देखा कि रेलवे में ट्रैक से लेकर के कोच और टायर तक चीनी कंपनियों की मदद से बनाए जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल टेलीकॉम सेक्टर में भी है, जहां अब चीनी दखल को बाहर किए जाने की बात की जा रही है। खबर है कि दूरसंचार विभाग सरकारी टेलीकॉम BSNL और MTNL के लिए चीनी कंपनियों से टेलीकॉम सप्लाई पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा सकता है। BSNL बोर्ड ने 49,300 2G और 3G साइट्स को 4G तकनीक में बदलने के लिए चीनी कंपनियों ZTE और फिनिश नोकिया को मंजूरी दे दी थी, लेकिन दूरसंचार विभाग ने इस पर मुहर नहीं लगाई है। वहीं BSNL ने मार्च में नया टेंडर निकाला था, जिसकी डेडलाइन पहले 25 मई थी, जो अब जून 24 तक बढ़ा दी गई है। इसमें MTNL के लिए दिल्ली और मुंबई की 7,000 नई साइट को भी शामिल किया गया है। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में भारतीय दूरसंचार के लिए उपकरणों का सालाना बाजार लगभग 12,000 करोड़ रुपए है, जिसमें चीनी कंपनियों की करीब 1/4 हिस्सेदारी है। ख्वावे, ZTE और ZTT जैसी चीनी कंपनियां भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए बड़े पैमाने पर उपकरण सप्लाई करती रही हैं।
तो अगर भारतीय रेलवे और दूरसंचार विभाग अपने कामकाज से चीनी कंपनियों को वाकई बाहर कर पाता है तो ये चीन के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है और भारत भी अपनी आत्मनिर्भरता की तरफ एक कदम बढ़ा सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये करना वाकई इतना आसान होगा? कम लागत, मुनाफा, सुविधा, इन सबको ध्यान में रखकर ही चीन की कंपनियों के साथ इतना कारोबार होता था। ये सब अगर एक झटके में खत्म हो गया तो क्या इसके विकल्प पहले से तलाशे जा चुके हैं? क्या सरकार के पास आत्मनिर्भर बनने की कोई ठोस योजना है या फिर भावनाओं में बहकर ही भारत को अपने पैरों पर खड़ा होने की सलाह दी जाती रहेगी? कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कल्चर, ये 3C यानी 3C किसी भी देश के साथ आपसी संबंध मजबूत करने के महत्वपूर्ण आधार होते हैं। भारत को अगर हर तरीके से चीन से मजबूत बनना है और दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन साधना है तो इसे इन 3C यानी 3C के आधार पर अन्य देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर देना होगा। लुक ईस्ट नीति को बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात मोदी जी ने 2014 में की थी और अब उस नीति की परीक्षा का वक्त आ गया है। इस परीक्षा में भारत सफल होता है या नहीं, यह भविष्य की कोख में छिपा है। फिलहाल लॉकडाउन के कारण जिन मजदूरों का जीवन और भविष्य दोनों दांव पर लग गए थे, उनकी सुध आखिरकार सरकार ने ले ली है गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। लेकिन कहीं इसमें भी राजनीति का खेल तो नहीं है? देखिए रिपोर्ट। 20 जून को पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत अगले 125 दिनों में तेजी से इन मजदूरों को रोजगार देने की बात कही गई है। अभियान का जोर गांवों में रोजगार देने और ग्रामीण विकास पर ज्यादा होगा। इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद ली जाएगी। आपको बता दें कि कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए सरकार की तमाम ई सर्विसेज गांवों और रिमोट इलाकों में पहुंचाई जाती हैं। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र लोकल स्तर पर खेती से जुड़ी रिसर्च और ट्रेनिंग में मदद करते हैं। इस अभियान के लिए 6 राज्यों के कुल 116 जिलों को चुना गया है, जिनमें बिहार के 32 जिले, उत्तर प्रदेश के 31 जिले, मध्य प्रदेश के 24 जिले, राजस्थान के 22 जिले, ओडिशा के 4 जिले और झारखंड के 3 जिले शामिल हैं। इनमें जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, पीएम ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान जैसी 25 सरकारी योजनाओं के तहत काम होगा। सुलभ शौचालय बनाना, ग्राम पंचायत भवन बनाना, फाइनेंस कमीशन फंड्स के तहत काम, नेशनल हाईवे से जुड़े काम, जल संरक्षण और हार्वेस्टिंग, कुओं की खुदाई, पौधारोपण, हार्टिकल्चर यानी बागवानी, आंगनबाड़ी केंद्रों में, ग्रामीण आवास में यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, गांव की सड़कें और बॉर्डर रोड नेटवर्क बनाने में, रेलवे से जुड़े काम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन के काम, पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप का काम, भारत नेट के तहत फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाने का काम, जल जीवन मिशन के तहत काम, केंद्रीय विज्ञान केंद्रों के जरिए ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत आने वाले काम, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट वर्क यानी कूड़ा कचरा प्रबंधन, खेती के लिए तालाब, कैटल शेड बनाना यानी जानवरों के रहने के लिए, गोट शेड यानी बकरियों का शेड, पोल्ट्री शेड यानी मुर्गियों का शेड, वर्मी कंपोस्टिंग यानी केंचुए से खाद बनाना, ये 25 काम इस अभियान के तहत होंगे। एक तरह से ये अभियान मनरेगा की ही नकल है। फर्क यही है कि इसमें प्रवासी मजदूरों पर फोकस किया गया है। सरकार ने 12 मंत्रालयों में पहले से मौजूद रिसोर्सेज और उनके पैसों को एक जगह ला दिया है। सरकार इस अभियान के लिए 50,000 करोड़ रुपयों को आगे बढ़ाएगी, यानी अलग से इसके लिए कोई राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में पहले से मंजूर अलग अलग राशि को एक जगह इकट्ठे करके इस अभियान में लगाया जाएगा। तो सरकार का दावा है कि इससे करीब 29 से 30 लाख मजदूरों को फायदा होगा, लेकिन कितने दिन? महज 125 दिन, यानी पूरा 1 साल भी नहीं। सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य मजदूरों को कमाई करने के लिए प्रोत्साहित करना है, लेकिन क्या उन्हें लंबे समय तक कमाई के लिए प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत नहीं है? देश के कुल 116 जिलों के मजदूरों को आधे साल से कम दिनों का काम देकर क्या गरीबों का कल्याण हो जाएगा? क्या जो राज्य इस योजना से अभी बाहर हैं, वहां के मजदूरों को काम की जरूरत नहीं है? इस तरह की आधी अधूरी कोशिशों से देश कैसे आत्मनिर्भर बनेगा? जबकि सबके पास काम ही नहीं होगा और एक बेहतर भविष्य का सपना नहीं होगा, तो फिर आगे कैसे देश बढ़ेगा? आत्मनिर्भर देश कैसे होगा? फिर किस आधार पर पीएम मोदी कहते हैं कि देश में सब चंगासी? खैर, शायर जाफर मलिहाबादी ने ठीक ही फरमाया है कि ऐ अहले वतन शामो सहर जागते रहना, ऐ अहले वतन शामो सहर जागते रहना, अग्यार हैं आमदाए शर जागते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।